हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो कि हमारी पहली वीडियो के अंदर हमने देखा कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे उसके कुछ महत्वपूर्ण जो ईयर्स थे, कुछ वर्ष थे, उनको हमने देखा। कुछ उनके बारे में, उनकी जो हल्की हल्की घटनाएं थी उनके बारे में हमने थोड़ा सा देखा। अभी उनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा जीके के पर्पज़ से भी, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके पर्पज़ से भी, तो उसी को हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, बाद में तो सबसे पहले जैसे कि बात करी थी कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसके 3 चरण हुए थे। सबसे पहले हमारा उदारवादी युग था, इसके बाद में हमारा गर्मपंथी युग था, इसके बाद में जो गांधी हम युग कह सकते हैं उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। तो बेसिकली जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें डिस्कस हो चुकी थी, लेकिन पुनः एक बार रिवीजन के लिए हम बात कर लेते हैं। जो हमारा उदारवादी युग है, उदारवादी युग जो 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी उस समय से स्टार्ट माना जाता है, और ये 1905 जब बंगाल का विभाजन होता है तब तक का ये काल माना जाता है। इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो गर्मपंथी युग स्टार्ट होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ये गर्म दल के नेता थे इन्होंने क्रांतियों के द्वारा बलपूर्वक अपनी बातों को मनवाने के लिए अंग्रेज़ों के साथ में प्रयास किया। इसके बाद में ये 1919 तक माना जाता है। इसके बाद में क्या होता है, गांधी जो साउथ अफ्रीका से आ चुके होते हैं 1915 में, उसके बाद में वे अपने आंदोलन के द्वारा इस युग को प्रारंभ करते हैं। तो ये 1919 से और 1947 तक का माना जाता है। तो हमने देखा कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको 3 हिस्सों में हमने बांटा, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। ठीक है ना। यदि हम उदारवादी नेताओं की बात करें जो कांग्रेस के अंदर थे, उसके अंदर महत्वपूर्ण रूप से दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, इसके बाद में हमारे फिरोज शाह मेहता और एम.जी. रनाड़े, ये वे नेता थे जो अपनी बातों को अंग्रेज़ों तक बातचीत के जरिए और शांतिपूर्वक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद में जो हमारे गर्म दल के नेता हुए थे उनमें जैसे कि हम सभी पढ़ते हैं लाल बाल पाल, यानी कि लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल और अरविंद घोष, ये हमारे वे नेता थे जो अपनी बातों को बलपूर्वक अंग्रेज़ों के साथ में रखते थे और उनको मनवाने का प्रयास करते थे। ठीक है ना। तो चलते आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब घटना को देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट घटना आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बेसिकली, और ये माना जाता है कि अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाई गई अपने लिए एक सेफ्टी वाल थी, क्योंकि वे 1857 की क्रांति को देख चुके थे। अब उन्होंने एक ऐसे ग्रुप को लिया जो पढ़ा लिखा ग्रुप था और जो विचारधारा जिसकी क्या थी, ब्रिटिशियस थी, और जो शरीर से क्या थे, हिंदुस्तानी थे। कुछ ऐसे लोगों को, उनकी मानसिकता थी अंग्रेज़ों की कि कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा करे जाए जिनकी सोच तो विचारधारा बिल्कुल हमारे जैसी हो और उन वे क्या हो, नागरिकता के लिए वे भारतीय हो। ठीक है ना। तो ऐसे ही जो एक ब्रिटिश अधिकारी था ए.ओ. ह्यूम, उसने लोगों को इकट्ठा किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के अंदर उसने की 1885 में। ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसी को ही। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, ठीक है ना। स्थापना 28 दिसंबर 1885। स्थान कहाँ था, गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत कॉलेज था ग्वालियर टैंक में मुंबई में, वहाँ पर इसकी बैठक को रखा गया जो पहली बैठक हुई थी। इसके बाद में इसका जो पहला नाम था भारतीय, इसका क्या नाम है, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ। और भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम दिया गया वो दादा भाई नौरोजी, जिसको हम ओल्ड मैन कहते हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहती है, उनके द्वारा संघ के स्थान पर कांग्रेस का प्रयोग किया गया, कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया गया, और अब इसका नाम क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। उन्हीं का सुझाव था। इसके बाद में जो इसके संस्थापक थे वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि ए ह्यूम थे। ठीक है ना। इसके बाद में ये स्कॉटलैंड के थे और भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, यानी कि एक प्रकार से ये क्या थे, रिटायर्ड अफसर थे ब्रिटिश के। ठीक है ना। शिमला में बसने के कारण इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में तो ये तो हमारा क्या था, ये तो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हमने देखा। ठीक है ना। तो पहले इसके जो अध्यक्ष थे, यदि हम पहले अध्यक्ष की बात करें वो W.C. बैनर्जी। ठीक है ना। इसके बाद में जो 1886 में इसका जो दूसरा सम्मेलन हुआ
कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष दादा भाई नेहरूजी थे। और तीसरा जो अध्यक्ष यानी कि 1887 के अंदर जो इसका अधिवेशन हुआ, उसके जो पहले हम कह सकते हैं मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बारे में कुछ हमने देखा, और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलनों में पार्टिसिपेट करेगी और 1847 तक ये एक्टिव रहेगी, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमने देख लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद में एक महत्वपूर्ण घटना, जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है, वो बंगाल विभाजन की होती है, ठीक है ना। इसके बाद में ये बंगाल विभाजन जो होता है, लॉर्ड कर्जन की मानसिकता थी, जो सबसे अलोकप्रिय क्या रहा, वायसराय रहा। लॉर्ड कर्जन 1905 में इसने बंगाल का विभाजन कर दिया, और बंगाल का विभाजन करने का जो इसने मेन रीज़न बताया, वो ये बताया कि जो बंगाल है, बंगाल प्रांत है, उस समय का बहुत बड़ा प्रांत है, और इसका प्रशासनिक अच्छे रूप से नहीं हो पा रहा है, और इसकी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, और इसीलिए उसने क्या किया, बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन जो मेन रीज़न था वही फूट डालो राज करने वाली नीति थी। उसने लॉर्ड कर्जन की जो मानसिकता थी, उसने हिंदू और मुस्लिम क्षेत्र को अलग अलग कर दिया। अब इससे क्या हुआ, जो भारतीय थे उनकी जो हृदय था बड़ा आघात लगा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि जो हिंदू मुस्लिम का कोई भी भारत के अंदर इस प्रकार का विभाजन हो, ठीक है ना। तो 7 अगस्त 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा क्या किया गया, बंगाल विभाजन कर दिया गया, ठीक है ना, स्थान। इसके बाद में इसी के अगेंस्ट एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। यानी कि जैसे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जो उस समय का एक प्रभुत्व प्रांत था, तो उसमें क्या हुआ, उसके विरोध में सभी नेता एक साथ आए, एकजुट हुए, और एक आंदोलन चलाया गया जिसको कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ये टाउन हॉल कोलकाता से स्टार्ट हुआ, और प्रस्ताव यानी कि बहिष्कार प्रस्ताव इसमें लाया गया। इसके जो नेतृत्व किया बाल गंगाधर तिलक, जो कि मुंबई से। इसके बाद में लाला लाजपत राय पंजाब और उत्तर प्रदेश का। इसके बाद में सर हैदर राज दिल्ली, और चिदम्बर पिल्ले मद्रास। ये इन्होंने इन लोगों ने इसका नेतृत्व किया। इसके बाद में यदि हम आगे बात करते हैं, संपूर्ण बंगाल में शोक मनाया गया, ठीक है ना, और अलग अलग नेताओं ने अपने अपने लेवल पर अलग अलग कंट्रीब्यूशन किया। जैसे यदि रविंद्रनाथ टैगोर की यदि बात हम करते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राखी बांधी गई, एक दूसरे को आह्वान किया गया कि हम एक दूसरे को राखी बांधें, और उसे राखी दिवस के रूप में मनाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, अपना आह्वान किया, ठीक है ना। और ये वही लॉर्ड कर्जन है जिसके काल में ही पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं, जब हम 1905 के बाद 1906 में आते हैं, तो 1906 की एक महत्वपूर्ण घटना है मुस्लिम लीग की स्थापना। जैसे कि अंग्रेज़ों ने जो सांप्रदायिकता का जो बीज था वो बो दिया था, और हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी थी, और उसी के सापेक्ष मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। यानी कि कुछ पढ़े लिखे जो मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति थे उन वे खड़े हुए, जैसे आगा खां, सलीमुल्लाह, ठीक है ना। तो इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के अंदर की, और मुख्यालय भी मुस्लिम लीग का ढाका के अंदर बनाया, और 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है ना। हम कह सकते हैं सर आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा, ठीक है ना। जो आगे चलकर ये वही मुस्लिम लीग होगी जिससे मोहम्मद अली जिन्ना जुड़ेंगे, और पाकिस्तान की अलग से देश की मांग करेंगे। तो इसके बाद हमारा आ जाता है 1907, ठीक है ना। तो 1907 में क्या होता है, जो कांग्रेस विभाजन होता है, ठीक है ना। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में ए.हुम द्वारा बनी थी, जिसके पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे, उसमें आपस में गरम दल और जो नरम दल के विचारधारा के लोग थे उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा होने की वजह से उनमें क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। यानी कि जो सोच थी, एक गरम दल की सोच थी और नरम दल की जो सोच थी, वे सोच विचारधाराएं अलग अलग हो जाती है और अलग अलग पार्टियों का रूप ले लेती है। तो ये घटना 1907 की है, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष थे। इसका जो स्थान था, यानी कि ये जो अधिवेशन हुआ था ये सूरत में हुआ था, और इसका जो परिणाम निकला, इसमें 2 पंथ बने, यानी कि इसमें इसके 2 गुट बने। एक गुट का नाम गरमपंथी दल था, एक का नाम नरमपंथी दल था, ठीक है ना। इसके बाद 1908 में चलते हैं। 1908 में क्या होता है, जो खुदीराम बोस होते हैं,
यानी कि सबसे हम कह सकते हैं युवा क्रांतिकारी, जिन्हें सबसे पहली बार सबसे कम उम्र में क्या दी गई, फांसी दी गई। 18 साल की एज में इनको क्या दी गई, फांसी दी गई। ठीक है ना। तो खुदीराम बोस के बारे में देख लेते हैं। तो 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के एक जज पर हमला किया जाता है, जो कि असफल रहता है, यानी कि उन पे बम फेंका जाता है परंतु वो बच जाते हैं। उसी घटना के बाद में प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई। ठीक है ना। तो इसके बाद में जैसे हम 1908 से आगे बढ़ते हैं, हमारा आ जाता है एक महत्वपूर्ण अधिनियम आता है 1909 के अंदर, जिसको हम क्या अधिनियम कहते हैं। अब ये जो वर्ड होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, मार्ले सचिव है, भारत सचिव की बात है ये, यानी कि दो नामों से मिलकर बना है, मार्ले और मिंटो। मार्ले कौन थे उस समय के, यानी कि 1909 के भारत सचिव थे। इसके बाद में मिंटो उस समय के वायसराय थे। तो इन्होंने, जैसे कि अंग्रेज़ हर 10 साल में एक अधिनियम लेकर आते थे, ठीक है ना, जैसे ये आपका क्या है, मार्ले मिंटो है। इसके बाद में 10 साल बाद 1919 में क्या आएगा आपका, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या किया गया, अंग्रेज़ों द्वारा सांप्रदायिकता की जो एक, मैंने कहा कि 1905 में विभाजन की जो बात कही गई थी, उसको आधिकारिक रूप से इन्होंने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना कर दी, यानी कि प्रतिनिधि चुने जाएंगे। मुस्लिम क्षेत्रों के लिए अलग से क्या होगा, वोटिंग होगा, और उनके प्रतिनिधि अलग से चुन कर आएंगे। ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, भारत परिषद अधिनियम कहते हैं, जो 1909 में दिया गया। तत्कालीन वायसराय कौन था, लॉर्ड मिंटो था। ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद में मार्ले कौन था, भारत सचिव था उस समय का। इसके बाद ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। ठीक है ना, यानी कि मुस्लिमों को अपने प्रतिनिधि को अलग से वोट डालने का इसमें प्रावधान किया था। एक प्रकार से फूट डालो राज करने वाली नीति थी, जो कि 1905 में कर्जन ने एक बीज बोया था। उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते स्टेप वाइज आधिकारिक रूप से एक अधिनियम बना दिया, एक कानून। आगे देख लेते हैं इसके बाद में। तो इसमें थोड़ा सा ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं कि आपका बंगाल विभाजन रद्द हुआ, यानी कि जब 1909 के आगे हम बढ़ते हैं तो क्या जाता है, 1911 आ जाता है। ठीक है ना। तो 1911 में जॉर्ज पंचम के लिए दिल्ली दरबार लगता है। 1911 के अंदर ब्रिटेन के राजकुमार थे, वे जॉर्ज पंचम भारत आए और उन्होंने बंगाल विभाजन तथा बंगाल से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। ठीक है ना। तो ये 9 दिसंबर 1911 को बंगाल से राजधानी दिल्ली लाने की घोषणा की, और वहीं राजधानी 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को बना दिया गया। ठीक है ना। सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक गीत लिखा गया, जिसको क्या कहते हैं, अमार सोनार बांग्ला, यानी कि एक गीत गाया गया, और ये गीत आगे चलकर ही बांग्लादेश का क्या बनेगा, ये आगे चलकर राष्ट्रगीत बनेगा। ठीक है ना, बनेगा, जो कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तब रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको गाया गया था। और 1911 की यदि हम बात कर लेते हैं, तो 1911 में मैंने आपको बताया 2 घटनाएं हुई थी। पहला, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था, और वहीं क्या किया, राजधानी दिल्ली को बनाया गया। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 1912 में आ जा रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनके द्वारा लिखी एक पुस्तक गीतांजलि को क्या मिला, साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला। 1912 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो चलिए, 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन गई, ये हमने पढ़ लिया। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत बनाया गया, जिसमें वर्तमान उड़ीसा और झारखंड को शामिल किया गया। ठीक है ना। मुस्लिम लीग, ये हमने पढ़ ही लिया। ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद में 1912 के बाद में एक जो अगली घटना घटती है, वो गदर पार्टी की स्थापना होती है। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा एक नई पार्टी का गठन किया जाता है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट बनेगी। ठीक है ना। तो इस पार्टी का नाम क्या था, गदर पार्टी, जो कि लाला हरदयाल द्वारा भारत से बाहर बनाई गई थी। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना था।
स्थापना 1 नवंबर 1913 को हुई थी। संस्थापक लाला हरदयाल थे। स्थान क्या था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। ठीक है ना। इसके बाद इसका जो पहला अध्यक्ष था वो सोहन सिंह भगाना थे। ठीक है ना। 1 नवंबर 13 को गदर पत्रिका जारी हुई जो कि साप्ताहिक थी, यानी कि गदर पत्रिका का भी संपादन हुआ जो कि उर्दू में थी। इसके बाद में 1913 में यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगी, यानी कि गुरुमुखी लिपि एक पंजाबी लिपि होती है जो गुरु नानक देव द्वारा लिखी गई थी, स्टार्ट की गई थी। ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद में 1913 के बाद में 1914 पे आ जाते हैं। तो 1914 में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, यानी कि इसमें दो राष्ट्र, उस समय में जर्मनी अपनी चरम शक्ति पर था बीच में, यानी कि दो ग्रुप आपके बने, एक में धुरी राष्ट्र थे और एक में मित्र राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वे जर्मनी कर रही थी। ठीक है ना। हम कह सकते हैं जर्मनी कर रही थी, ऑस्ट्रिया, इटली और तुर्की। ठीक है ना। इसमें इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना। इसके बाद में जो हम मित्र राष्ट्र की बात करें तो मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस था, और इसका प्रतिनिधित्व जो कर रहा था वो इंग्लैंड कर रहा था। ठीक है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया 1914 के अंदर, और ये जो कि 1918 तक चलता है। 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई लगातार चलती रहती है, और जिसमें अंततः 1918 में जर्मनी को अपने हथियार डालने पड़ते हैं और जो धुरी राष्ट्र होती है उनकी हार हो जाती है। ठीक है ना। तो तत्कालीन भारतीय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग थे, यानी कि 1912 की बात कर रहे हैं ये। इसके बाद में 1914 के बाद में जो अगली घटना होती है 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी स्थायी रूप से साउथ अफ्रीका से भारत लौट कर आते हैं, और भारत लौट कर आने के बाद में यहाँ के जो स्वतंत्रता आंदोलन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है ना। तो 9 जनवरी 1915, और 9 जनवरी को इसी रूप में आज भी हम क्या करते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर वर्ष। हम बाहर से जो हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति बाहर काम कर रहे हैं या बाहर निवास कर रहे हैं, हम उनको बुलाते हैं और उनका एक सम्मेलन रखते हैं। 9 जनवरी को मनाया जाता है इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि 9 जनवरी को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे 1915 में। ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे 1915 में आने के बाद में गांधी जी साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बनाते हैं। ठीक है ना। जो कि अहमदाबाद में, ठीक है ना, अपने एक आश्रम की स्थापना करते हैं, और वहीं से अपना जो स्वतंत्रता की कार्रवाई है वे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। 1916 की यदि हम बात कर लेते हैं तो 1916 में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई कि जो आपका हम कह सकते हैं लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, और उसमें जो गर्म दल और नरम दल आपस में विचारधारा के आधार पर वे टूट गए थे, दोबारा से उनमें पुनः क्या हुआ? उनके बीच में एक प्रकार का समझौता हुआ और उनका पुनः संयोजन हो गया। इसके बाद में इसी के साथ में 1916 में ही जो मुस्लिम लीग थी उसने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में एक समझौता किया कि आप हमारा साथ दो, हम भी आपका साथ देंगे। तो ये कब हुआ? ये लखनऊ अधिवेशन में हुआ, और इसका जो अध्यक्ष था वो अंबिका चंद्र मजूमदार इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है ना। तो चलिए पढ़ लेते हैं 1916 लखनऊ अधिवेशन। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ? अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। परिणाम नरमपंथी एवं गर्मपंथी में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता, यानी कि मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हो जाता है, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली, जो किया कांग्रेस ने। ठीक है ना। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की भेंट गांधी जी से होती है। रे राजकुमार शुक्ल बिलोंग करते थे चंपारण बिहार से। ठीक है ना। और उस समय चंपारण बिहार में क्या थी? एक 3 कटिया पद्धति लागू थी किसानों के ऊपर, यानी कि किसानों को अपनी ज़मीन का 3/20 पार्ट नील की खेती करनी अनिवार्य होती थी। और ये नील की खेती क्या थी? नील की खेती जो एक प्रकार से किसानों के हाथों और पैरों को खराब करता थी, जो भूमि की उपजाऊता थी उसको नष्ट करने का कार्य कर रही थी नील की खेती। इसलिए किसान रह रहकर इसका विरोध कर रहे थे, परंतु अंग्रेज़ ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय रंगों का क्या था? डिमांड थी, उसका क्या था? अच्छे से मांग थी। इसलिए नील की खेती ज़बरदस्ती वहाँ के किसानों पर करवाई जा रही थी। और इसी बात से नाखुश होकर जब राजकुमार शुक्ल लखनऊ अधिवेशन में आते हैं तो वे गांधी जी से बड़े इम्प्रेस होते हैं और गांधी जी को सारी बातें बताते हैं, विस्तृत रूप से बताते हैं। और गांधी जी चंपारण बिहार में आने का उनको आश्वासन देते हैं। और अगले ही वर्ष 1917 में गांधी जी बिहार
के चंपारण ज़िले में पहुंच जाते हैं और वहां पर किसानों के लिए आंदोलन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इससे पहले 1916 में ये घटना और होती है, यानी कि लखनऊ पैक्ट के बाद में, लखनऊ समझौते के बाद में एक घटना और घटती है और इसमें एक और नई पार्टी का उदय होता है। ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं होम रूल लीग। होम रूल लीग आंदोलन शुरू होता है, एक प्रकार की पार्टी बनती है और ये दो लोगों द्वारा अलग अलग जगह बनाई जाती है। सबसे है और ये पुणे महाराष्ट्र में, कहाँ, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है ना, ये इसके क्षेत्र है महाराष्ट्र कर्नाटक और इसका मुख्यालय कहाँ था, बेलगांव में। स्थापना 28 अप्रैल 1916 में हो जाती है। ठीक है ना, तो ये इसके बाद में जो दूसरी तरफ एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है, जो कि अड़ियार मद्रास में की जाती है। ठीक है ना, तो एनी बेसेंट का होम रूल क्षेत्र इसका क्या है, मद्रास है, तमिलनाडु है। इसका जो मुख्यालय है अड़ियार मद्रास में। स्थापना 1 सितंबर 1916। तो इसका हम कह सकते हैं इसका जो उद्देश्य था स्वयं शासन की स्थापना करना। ठीक है ना, और इसका इसका जो स्लोगन था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा अपना स्लोगन दिया गया था। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। चलिए, तो आगे हमारा आता है चंपारण, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया, तो पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम भारत की बात करें, भारत के अंदर चंपारण में पहली बार सत्याग्रह आरंभ किया। इससे पहले भी महात्मा गांधी इस हथियार को साउथ अफ्रीका में प्रयोग कर चुके थे 1893 ईस्वी में। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में। और भारत में पहली बार यदि हम बात करें तो सत्याग्रह शुरू हुआ चंपारण बिहार से हुआ। इसके बाद में भारत में पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग किया गया चंपारण में 1917 में। कारण था 3 कटिया प्रथा, यानी कि 3/20 भाग पर नील की खेती। मैंने बताया उद्देश्य 3 कटिया प्रथा को समाप्त करना। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। आंदोलन सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। यानी कि गांधी जी को महात्मा यदि किसी ने कहा था, वो किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया था। वहीं एक महात्मा गांधी की यदि बात करें तो राष्ट्रपिता का जो दर्जा दिया गया था महात्मा गांधी को, वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में 1918 में 2 घटनाएं घटती है। 1918 के अंदर 2 घटनाएं घटती है, यानी कि जो पहली घटना हमारी होती है, पहली घटना किसकी है, पहली घटना हमारी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की है। और वहीं पे खेड़ा के अंदर जो किसान थे वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था, वहाँ पे जो कर था अंग्रेज़ ज़बरदस्ती वसूल रहे थे, उसके लिए भी एक आंदोलन होता है। तो 1918 की जो वर्ष है, इसमें 2 घटनाएं हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन। इसमें क्या था, प्लेग अहमदाबाद के अंदर यानी गुजरात के अंदर प्लेग की बीमारी फैली हुई थी और अंग्रेज़ों ने बोनस देने का वादा किया था कि आप काम करते रहो, हम आपको बोनस, अतिरिक्त बोनस देंगे। परंतु अंग्रेज उस बात पर कायम नहीं रहे और वे अपनी बातों से मुकर गए और उसी के एवज में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, जिसमें कि गांधी जी सफल रहे। इसके बाद में खेड़ा किसान आंदोलन भी हुआ, क्योंकि उस समय अकाल पड़ा हुआ था और जो अंग्रेज़ थे वो अपने कर को उसी रूप में वसूल कर रहे थे, तो इसलिए किसानों का भी गांधी जी ने साथ दिया। तो पढ़ लेते हैं। कारण मिल मजदूर द्वारा प्लेग बोनस नहीं देना। आंदोलन के बाद 35% बोनस देने को तैयार हो गए, यानी कि इस आंदोलन के बाद जहां उन्होंने 45% बोनस देने का वादा किया था अंग्रेज़ों ने, लेकिन महात्मा गांधी के प्रभाव से उन्होंने 35% पर बात उनकी क्या होगी, स्वीकृत हो गई। इसके बाद में यह महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल, और यहीं पर गांधी जी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल की गई, यानी कि जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, गांधी जी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल शुरू की गई। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद 18 के बाद आ जाते हैं 1919 में। बेसिकली 1919 में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है। सबसे पहली यदि मैं बात करूं तो हम बात करते हैं जलियांवाला हत्याकांड की। ठीक है ना, और ये एक अंग्रेज़ एक एक्ट लेकर आए थे, जैसे मैंने बताया कि 1919 में एक एक्ट लेकर आते हैं जिसे हम रोल एक्ट कहते हैं। इस रोल एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहते हैं। यानी कि अंग्रेज अधिकारियों को ऐसी शक्ति दे दी गई थी कि वो किसी को भी बिना बताए जब तक चाहे कैद में रख सकते थे और उस पर कोई मुकदमा भी नहीं चल सकता था। तो इसे अंधा कानून, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, आंदोलनकारी थे, उसको अंधा कानून दिया गया। और इसी के एवज में शिमला के अंदर क्या हुआ, जो पंजाब के महत्वपूर्ण लीडर थे सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, ठीक है ना,
इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया और इसी के कारण बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जलियांवाला बाग में क्या हुआ, कुछ लोग इकट्ठे हुए और वो उनका विरोध कर रहे थे कि क्यों हमारे नेताओं को अंग्रेज़ों ने इस प्रकार से बंदी बना लिया। और वहीं उस समय के जो जनरल डायर थे वहीं पर अपनी सेना को लेकर आते हैं और उन पर क्या करते हैं, फायर ओपन कर देते हैं और हज़ारों लोगों की वहाँ पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस घटना को कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। तो इस काले कानून का विरोध करने के लिए ही ये चीज़ें हुई थी। तो इसमें पढ़ लेते हैं। रोल एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये हुआ था। 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियों का विरोध में सभा का आयोजन हुआ। सभा के आयोजन के दौरान कमांडर जनरल ओडायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें हज़ारों लोगों की क्या हुई, मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था, ठीक है ना। तो इसका क्या उद्देश्य था, यानी कि इस एक्ट का क्या उद्देश्य था। इस एक्ट के तहत सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में कैद कर सकती थी। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। गांधी जी इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल चलाई, ठीक है ना। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश से अरेस्ट कर लिया गया। तो एक घटना ये हुई। इसके बाद में यहीं पे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी 1919 में ही आया। और इसके बाद में हम कह सकते हैं ये घटनाएं घटी, ठीक है ना। और इसी के दौरान 1919 में ही एक अन्य घटना की यदि हम बात करते हैं, उसको हम खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं, जो एक मुस्लिम आंदोलन था। और इस मुस्लिम आंदोलन का कांग्रेस ने भी समर्थन किया। अब ये क्या था, खिलाफत आंदोलन की यदि हम बात करते हैं तो खिलाफत आंदोलन के अंदर जो मुस्लिम थे, यानी कि एक तरफ जब ब्रिटेन ने धुरी राष्ट्र, यानी कि ब्रिटेन जो एक मित्र राष्ट्र था, उसने प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का साथ देने वाला जो तुर्की था, तुर्की का जो खलीफा था, उसकी शक्तियों को छीन लिया और उसको खलीफा के पद से हटा दिया। और इसी के विरोध में जो मुस्लिम थे अपने खलीफा का अपमान माना और उसी के खिलाफ अंग्रेज़ों के सामने वे खड़े हो गए और एक आंदोलन शुरू किया जिसे क्या कहते हैं, खिलाफत आंदोलन। और इस खिलाफत आंदोलन का जो अध्यक्ष चुना गया वो महात्मा गांधी को चुना गया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, खिलाफत आंदोलन। अच्छा, तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी कि जलियांवाला बाग जो 1919 में ही हुआ था, उसके एवज में कौन सी कुछ घटनाएं हुई। तो कुछ उपाधियों को वापस कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि ये उपाधियां किस किस के पास थी। तो सबसे पहले जो महात्मा गांधी के पास में केसरी हिंद की उपाधि थी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए महात्मा गांधी को मिली थी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, हिंद केसरी या केसरी हिंद। इस उपाधि को भी वापस लौटा दिया था। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर को जो अंग्रेज़ों ने अपनी एक उपाधि दी थी नाइटहुड की, उसको भी रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। वहीं चमनलाल बजाज द्वारा जो राय बहादुर की उपाधि दी गई थी अंग्रेज़ों द्वारा, वो भी वापस कर दी गई थी। यानी कि जलियांवाला हत्याकांड के बाद में ये सारी की सारी घटनाएं हुई। इन लोगों ने अपनी जो महत्वपूर्ण एक उपाधि थी जो अंग्रेज़ों ने दी थी उसको वापस कर दिया था, ठीक है ना। इसके बाद में अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए जनरल हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर कमीशन बनाया गया। यानी कि एक कमीशन बनाया गया जो जांच करने के लिए कि कौन गलत था और कौन सही था, और एक्चुअल में कितने व्यक्ति क्या हुए थे उस समय शहीद हुए थे, ठीक है ना। इसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 वर्ष बाद 1940 में सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर सभा को संबोधित कर रहे डायर को गोली मारकर हत्या। 1919 के बाद में, यानी कि इन सब के विरोध के बाद में महात्मा गांधी द्वारा एक अपना नया आंदोलन शुरू किया जाएगा जो कि 1920 में होगा, ठीक है ना। तो उस असहयोग आंदोलन को हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण आपकी वीडियो चली हुई है, जीके का ये बड़ा महत्वपूर्ण पोर्शन है, ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है ना, जो आप सभी के काम आने वाला है। तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखते रहना, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच।